हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरवी। ये हमारी विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6317। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 83 तक कंप्लीट कर लिया था। बचे हुए क्वेश्चन हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 है। पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड विमान के प्रकार है, दूसरी साइड देश है। फर्स्ट दे रखा है F-35। ये दे रखा है किसका है? फ्रांस का। तो ये गलत है क्योंकि फ्रांस का नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित है और ये उसकी पांचवी पीढ़ी का बहुउद्देशीय स्टील लड़ाकू विमान है। सेकंड दे रखा है Su-57 रूस का है, तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है J-20 जापान, तो ये गलत है क्योंकि J-20 है ये जापान द्वारा नहीं बल्कि चीन द्वारा विकसित एक पांचवी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर विमान है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। केवल एक सही सुमेलित है, सेकंड वाला। फर्स्ट एंड थर्ड है ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 है। भारत में ध्वनि प्रदूषण है, इसके विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB है। इसमें भारत में विभिन्न क्षेत्र हैं, इनके लिए अनुमेय ध्वनि स्तर है वो निर्धारित किए हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालयों के परिसरों के 2 किलोमीटर के भीतर का जो क्षेत्र है उसको लाइसेंस जोन घोषित किया जा सकता है, तो ये गलत है क्योंकि 2 किलोमीटर नहीं है बल्कि 100 मीटर के क्षेत्र है उसको किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए। केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है और सेकंड वाला है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 86। अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है अम्ल वर्षा है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन का परिणाम है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है अम्ल वर्षा का pH मान है वो 5.6 से कम होता है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है अम्ल वर्षा जल के पाइपों को संचालित कर देती है जिससे जो भारी धातु हैं उनका पेयजल में निक्षालन होता है, तो ये भी करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सभी तीनों ही करेक्ट हैं। अम्लीय वर्षा से तात्पर्य उन तरीकों से है जिसके माध्यम से वायुमंडल में मौजूद अम्ल पृथ्वी की सतह पर निक्षेपित होता है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं वायुमंडल में ठोस कणों के साथ वायु द्वारा वाहित जा सकते हैं। अंततः या तो शुष्क निक्षेप के रूप में भूमि पर नीचे बैठ सकते हैं या नम निक्षेप के रूप में जो जल है, कोहरा है व बर्फ है उसका रूप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है। ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं पूछा इसमें। फर्स्ट दे रखा है ओजोन ऊष्मागति की दृष्टि से ऑक्सीजन से अधिक स्थिर है, तो ये फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि ये ओजोन ऊष्मागति की दृष्टि से ऑक्सीजन से कम स्थिर है ना कि अधिक स्थिर, तो ये गलत हो गया। सेकंड दे रखा है क्षोभ मंडल ओजोन ग्रीन हाउस गैस है, तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है ये समताप मंडल में सूर्य की परावैंगनी UV जो विकिरण है उससे हमारी रक्षा करने वाली एक परत का निर्माण करती है, तो ये करेक्ट है। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें नहीं पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए। केवल फर्स्ट वाला सही नहीं है, सेकंड एंड थर्ड है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है 88। ओजोन अपक्षय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs ये अत्यधिक विषाक्त कार्बन अणु हैं जो ओजोन अपक्षय का कारण बनते हैं, तो ये गलत है। ओजोन परत के अपक्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों CFCs का उत्सर्जन है जिन्हें फ्रेऑन भी कहा जाता है। ये यौगिक अक्रिय मतलब गैर क्रियाशील, गैर ज्वलनशील, गैर विषाक्त कार्बन अणु हैं। अतः इनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, प्लास्टिक, फोम के निर्माण में तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग द्वारा कंप्यूटर के पुर्जों मतलब जो पार्ट्स होते हैं उनकी सफाई इत्यादि में किया जाता है। सेकंड दे रखा है ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ओजोन अपक्षय का कारण बनने वाली अभिक्रियाओं के लिए सतह प्रदान करते हैं, तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs ये परावैंगनी विकिरणों द्वारा विकटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक उत्सर्जित करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी। केवल 2 करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाला है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 89 है।
निम्नलिखित में से कौन से हानिकारक पदार्थ ई अपशिष्ट में पाए जाते हैं? फर्स्ट दे रखा है डाइऑक्सिन, सेकंड दे रखा है फ्यूरॉन, थर्ड है कैडमियम एंड फोर्थ है क्रोमियम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 2 3 4। ये चारों ही हानिकारक पदार्थ ई अपशिष्ट में पाए जाते हैं। ठीक ना होने वाले कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों को इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई अपशिष्ट कहा जाता है। ये अपशिष्ट भूमि भराव मतलब लैंडफिल या भस्मीकरण कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार स्वस्थानी इन सेटू एक्सरे जो विवर्तन है इसका उपयोग करके तरल कार्बन की संरचना है इसका अध्ययन किया है। इस संदर्भ में तरल कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, इसके अस्तित्व के लिए -40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान और कई मेगापिक्सल है, इससे अधिक दाब की आवश्यकता होती है। तो ये गलत है, क्योंकि इसके लिए 4000 केल्विन से अधिक तापमान और लगभग 100 से 160 जीपीए लगभग 10 लाख वायुमंडल के बराबर का दाब आवश्यक होता है। सेकंड है, यह ग्रहों के आंतरिक भाग में प्राकृतिक रूप से पाया जा सकता है। तो ये करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाल ही में सुर्खियों में रही ध्रुवा पहल है उसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यह बेहतर सेवा वितरण है। इसके लिए भारत के प्रत्येक घर के लिए एक विशिष्ट जियो कोडेड डिजिटल पता प्रदान करने वाली पहल है। डाक विभाग डीओपी है, इसने ध्रुव नामक शीर्षक से एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज जारी किया है। यह नीतिगत जो दस्तावेज है ये राष्ट्रीय डिजिटल पता डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई है, इसके लिए रूपरेखा प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह यूनेस्को की एक पहल है जिसका उद्देश्य विश्व भर में कृषि विरासत है इसकी पहचान और संरक्षण करना है। तो फर्स्ट वाला हमारा गलत है। वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS है, यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन है FAO है, इसके द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य कृषि जैव विविधता है, इससे समृद्ध लचीली और संस्थानीय संस्कृति तथा ज्ञान में गहराई से रची बसी पारंपरिक कृषि पद्धति है उनकी पहचान करना, समर्थन देना और संरक्षित करना है। सेकंड है, इसमें भूमि आधारित और जल आधारित दोनों प्रकार की कृषि विरासत प्रणालियां शामिल हैं। तो ये करेक्ट है। थर्ड दे रखा है, वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का कोई स्थल शामिल नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि वर्तमान में भारत है उसके 3 जो GIAHS मान्यता प्राप्त स्थल हैं। कौन कौन से? एक तो है जम्मू और कश्मीर के पंपोर क्षेत्र में केसर विरासत कृषि, दूसरा है ओडिशा में कोरापुट पारंपरिक कृषि एंड थर्ड है केरल के कुट्टानाड में समुद्र तल से नीचे कृषि प्रणाली। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है, केवल एक सही सुमिलित है, सेकंड वाला। फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 93, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में प्राय उल्लिखित जो पद है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS ये संदर्भित करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक हमला को जिसमें कई सिस्टम मिलकर एक लक्षित सर्वर या नेटवर्क है उसको इतनी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं कि वे वैध उपयोगकर्ता हैं उनके लिए अनुपलब्ध हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS ये है क्या? तो यह एक अटैक या हमला एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। इसका उद्देश्य किसी लक्षित सर्वर सेवा या नेटवर्क के सामान्य ट्रैफिक को बाधित करना है। इसके तहत भारी मात्रा में जो इंटरनेट ट्रैफिक भेजकर लक्ष्य उसके आसपास की अवसंरचना को निष्क्रिय कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रतिपूरक वनीकरण कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है, इसे संसद द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये करेक्ट है। सेकंड है, इसे भारत के लोक लेखा के अधीन रखा गया है। तो ये भी करेक्ट है।
थर्ड है राष्ट्रीय कोष को कुल प्रतिपूरक वनीकरण कोष का आधे से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष है NCAF है, इसको प्रतिपूरक वनीकरण के लिए एकत्रित जो धनराशि है इसका 10% प्राप्त होता है, जबकि जो राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष है SCAF है, इसको प्रतिपूरक वनीकरण है, इसके लिए जो एकत्रित धनराशि है इसका शेष 90% है वो प्राप्त होता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, केवल 2 सही सुमेलित है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये जो थर्ड वाला है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क विकसित किया है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क ECF एक प्रणाली है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है इसके द्वारा जो उपयुक्त जोखिम प्रावधान है और सरकार है उसको अधिशेष के अंतरण के स्तर को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये फ्रेमवर्क यह निर्धारित करने में मदद करता है कि RBI को अपनी पूंजी भंडार मतलब जो रिजर्व है उसको कैसे प्रबंधित करना चाहिए और कितनी लाभ राशि भारत है उसको हस्तांतरित है वो की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 96 पारिस्थितिक अनुक्रमण है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो फर्स्ट दे रखा है प्राथमिक अनुक्रमण अनावृत चट्टानों, लावा या रेत के टीलों जैसी सतहें उन पर शुरू हो सकता है, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड दे रखा है द्वितीयक अनुक्रमण बाढ़ वनाग्नि या कृषि से प्रभावित क्षेत्रों में देखा जा सकता है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है पारिस्थितिक अनुक्रमण में समय के साथ प्रजातियों की विविधता सामान्यतः घटती है, सी वाला है ये गलत है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसमें ये घटती नहीं है बल्कि ये बढ़ती जाती है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97 पारिस्थितिकी के संदर्भ में अंतरजातीय परजीविता है एमेंसेलिज्म, इससे तात्पर्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक ऐसा संबंध जिसमें एक प्रजाति को हानि होती है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। अंतरजातीय परजीविता एमेंसेलिज्म ये जैविक पारस्परिक क्रिया उसका एक प्रकार है जिसमें जो दो प्रजाति हैं उनके बीच ऐसा संबंध होता है जहां एक प्रजाति को हानि होती है जबकि जो दूसरी प्रजाति है वो अप्रभावित रहती है। यह एक नकारात्मक पारस्परिक क्रिया है, किंतु इसमें केवल एक पक्ष नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अप्रभावित जो प्रजाति है उनको इस परस्पर क्रिया से ना तो लाभ होता है और ना ही कोई हानि। क्वेश्चन नंबर 98 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है जैविक अन्वेषण बायो प्रोस्पेक्टिंग प्रकृति में फार्मास्यूटिकल कृषि सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य अनुप्रयोगों के लिए वाणिज्य रूप से मूल्यवान उत्पादों का विकास करने के उद्देश्य से जैव रासायनिक और आनुवंशिक जानकारी का अन्वेषण व्यवस्थित अन्वेषण है, तो ये करेक्ट है। सेकंड बायोपायरेसी किसी अन्य समुदाय राज्य या राष्ट्र से संबंधित मूल जैविक सामग्रियों का अवैध संग्रहण और पेटेंट करना है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रबंधन के संदर्भ में फाइटो रिमेडिएशन की प्रक्रिया इसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मृदा जल या वायु से प्रदूषकों को अवशोषित करने निम्नीकृत या नियंत्रित करने के लिए हरित पादपों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ जैवोपचार है इसकी अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, एक तकनीक जिसमें प्राकृतिक या कृत्रिम सूक्ष्म जीव हैं, इनकी संख्या को जोड़कर किसी संदूषित स्थल पर पहले से मौजूद सूक्ष्म जीव हैं उनकी प्रदूषकों को विघटित करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वाला पेपर हमारे यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।